हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी BESC 132 जो है उसकी स्ट्रैटेजी, जिससे आपका जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी आप अपनाने की कोशिश करना और अपने हिसाब से अगर आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत लगती है प्लीज़ लाओ। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया तो आपको वही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, आप वहाँ अपना भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और आपको लगता है कि मुझे इसमें कहीं पे कुछ चेंजेस लाने चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फिर वो मैं इसमें ऐड कर सकूँ या कोई और नया वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं कोशिश कर सकूँ नया कुछ लाने की। तो ये है आपका। देखो, इससे पहले मैंने BESC 131 का डाला था, स्ट्रैटेजी डाली थी, और अभी मैं आपकी BESC 132 की डाल रही हूँ। देखो, जो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे आपको असाइनमेंट्स क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से मैं वो ऑफिशियल जो इनका है वो नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तो लेकिन आपका असाइनमेंट आपने करा है तो आपको पता होगा यही क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो यही है, इसमें आपको क्या रहेगा स्ट्रैटेजी में, बेसिक सी बात है। देखो, इसमें आपको असाइनमेंट बहुत अच्छे से करना है और आपको जो क्वेश्चन पेपर अभी हुआ था वो अच्छे से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, और अभी आपने बोला कि आपको बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि कोई टीचर मत अभी कवर कराएगा तो बट मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको फिर पढ़ना है, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रट्टा करके जाओ, मतलब बहुत अच्छे से छाप के जाओ। ठीक है, इतना मतलब अच्छे से आपको करके जाना है और वहाँ पे लिखना है। तो ये है आपका। तो देखो, जो आपका सबसे पहले आपको असाइनमेंट है ये, इसमें आपको पहला जो सवाल पूछा गया था वो था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है, ये आपको बताना था, और इसके क्या चैलेंज इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है इसको। तो लेकिन क्या चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्यों इंडिया इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। वाई डू वी रिक्वायर अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर प्री प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। हमें एक रेगुलेटरी बॉडी क्यों चाहिए, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है आपकी, जो प्राइमरी एजुकेशन से पहले जो छोटे बच्चों की एजुकेशन होती है उसके लिए, और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी। ठीक है, तो उसके बाद है आपका यहाँ पे आपका क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ SCERT ऑफ योर स्टेट टू एंश्योर क्वालिटी प्री प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो स्टेट जो आपका जैसे NCERT होता है, नेशनल ये आपका तो ये आपका होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे NCERT का होता है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो उसी तरीके से SCERT भी यही होता है। ठीक है, तो इसमें स्टेट ऐड करना होता है, बाकी सारा सिमिलर होता है। तो उसके बारे में आपको, जैसे कि जम्मू कश्मीर का हो गया, वैसे ही कुछ और स्टेट्स होते हैं उनका होता है, तो वो आपको अपने स्टेट के बारे में उसमें बताना है कि क्या क्या उसने वो कर सकता है जिससे आप प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन को हम बेटर बना सकते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसका रोल आपको बताना था, उसके क्या फंक्शंस है, उसके क्या काम होते हैं। वाई डू वी नीड प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। हमें हायर एजुकेशन को क्यों प्राइवेटाइज करना है, इसकी क्या फ़ायदे रहेंगे और क्या इसके नुकसान होंगे, वो आपको बताना है। उसके बाद है आपका व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग असेसमेंट एंड एवेल्युएशन इन ऑनलाइन मोड। तो हमें क्या मतलब, जो ऑनलाइन मोड में हम जो करते हैं ना असेसमेंट और एवेल्युएशन करते हैं, एग्जाम्स जो पेपर्स की चेकिंग वगैरह होती है, उसको ऑनलाइन करने के क्या फ़ायदे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कुछ टूल्स बताने थे जिनको हम इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं, चेकिंग वगैरह ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जैसे ऐप्स होते हैं या कुछ और टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से। उसके बाद था आपका फिर है आपका डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो इंडिया में जो अलग अलग टाइप्स के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की क्या क्या ऐसी चीज़ें जो उनको अलग बनाती हैं वो आपको बताना है, करेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। फिर आपको बताना था यहाँ पे नवोदय विद्यालय जो है उसमें उसका क्या काम है और उसका क्या स्ट्रक्चर है। फिर आपको बताना था जो NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसमें उसने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल
एजुकेशन को हम कैसे बदलाव ला सकते हैं उसमें क्या बताया गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ NCTE इन एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। तो आपको NCTE जो है इसमें आपको बताना इसका क्या रोल रहता है टीचर एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो ये आपका है। तो अब आप देख सकते हो ये है आपका पेपर, ठीक है। तो सेम इसका अभी का आपको 1 ही साल का पेपर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे 2 साल का, तो आपको 2 का नहीं मिल पाएगा क्योंकि पता नहीं क्या ऑनलाइन तो वो मिल नहीं रहा है, तो शायद नहीं हुआ होगा, या बहुत कम बच्चों का ये सब्जेक्ट होता है उसकी वो भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये नहीं मिल रहा है ना। जैसे बाकी सब्जेक्ट से उनका ईजिली मिल जाता है पेपर कहीं पर, बट इसका नहीं मिल पाता है। तो ये है, बट आप इन दोनों से कर सकते हो आराम से। और अगर और भी असाइनमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मैं वो भी आपके कर दूंगी। हो सकता है अगर इसकी इनकी शाम को अगर इनकी वेबसाइट ओपन हो पाई तो फिर मैं वो भी स्क्रीनशॉट्स उठा के वो भी मैं कम्युनिटी इस पर डाल दूंगी या इस पर वीडियो ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे जो एजुकेशन कमीशन थी 1964 से 66 तक, इसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी आपके इसमें, मतलब क्या मेन रिकमेंडेशंस दी थी एजुकेशन को, एजुकेशन के रिलेटेड, और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। फिर आपको वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है 10+2 लेवल के बच्चों के लिए, तो ये बताना था। फिर था आपका जो यूनिवर्सिटी होती है इसमें क्या कौन कौन सी अलग अलग बॉडीज़ होती हैं डिसीजन मेकिंग, उसमें आपको एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस जो कमेटी है उसके बारे में बताना था, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद था आपका रिकमेंडेशंस ऑफ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में उसने क्या बोला गया है। तो वहाँ उससे असाइनमेंट में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था बट था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर एजुकेशन क्या हैं, यूजिंग ICTs फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल्स, तो क्या कैसे हम फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसके लिए ICTs का क्या इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचर ऑटोनॉमी, तो टीचर की ऑटोनॉमी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है आपका डिस्कस द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी 4 स्कूल मैनेजमेंट टूल्स इन डिटेल, तो कोई भी जो स्कूल के जो आपके टूल्स होते हैं स्कूल मैनेजमेंट टूल्स, उनको कोई 4 आपको डिस्कस करने हैं और उनके फ़ायदे बताने हैं। फिर था आपका ओपन और डिस्टेंस लर्निंग जो होती है इसकी क्या छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनमें से आपको जैसे ODL सिस्टम हो गया उसमें उसको आपको जो ODL में जो अलग अलग उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको आपको एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करना था। फिर था आपका शिक्षा अभियान जो था, सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका क्या इसमें ये रहा, मतलब क्या अहम रोल रहा इसका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करने में। ये पेपर यहाँ पे मैं आपको जल्दी बता रही हूँ क्योंकि टाइम बच्चों के पास कम होगा, इसीलिए आप तंग मत आ जाओगे, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। बट अच्छे से मैंने इसको डिस्कस किया है दूसरे वीडियो में, आप वो जाके चेक कर सकते हो चैनल पे। उसके बाद आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन कौन कौन सी हैं। फिर था नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन NPE 1986। उसके बाद था आपका रिकमेंडेशंस ऑफ NEP 2020 रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, वापस से सेम सवाल, आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या होती है ये आपको बताना था। सेम आपका यहाँ पे हिंदी में भी है, तो यही है। तो आप अब आपको ये पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो ये जो असाइनमेंट के और ये वाले क्वेश्चंस है प्लीज़ नहीं छोड़ना। आप लिख के ले लो सवाल, पास मार्क्स पास जो होते हैं जिससे आप पास हो जाओगे वो यहीं से आए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ये लीजिए ये आपका ये है, ठीक है, ये हिंदी वाला था। तो अगर आप ये जो बातें अगर आप मानते हो तो आप देख लेना, आप ये कर मतलब देख लेना नहीं, मतलब आप देख सकते हो बाद में कि आपके क्वेश्चन जो पास, जिन बच्चों को पास होना है वो यहाँ से कर सकते हैं, और जिनको अच्छा करना है वो भी यहाँ से कर सकते हैं, प्लस वो अपना भी ऐड करके कुछ और जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका हो, क्योंकि मैं अभी से क्यों ये स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, मैं आपके एग्जाम डेज में ही बनाती, बट मुझे लगा कि हो सकता है मैं ये जैसे ये सब्जेक्ट मैंने बिल्कुल अभी नहीं पढ़ाया है, तो और भी किसी शायद नहीं यूट्यूब पे पढ़ाया होगा, तो बच्चे वेट कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कोई मत करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी मतलब एंड टाइम पे, तो इसीलिए मैं अभी से आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। आप यही क्वेश्चंस कर लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आप आराम से पास हो जाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आएगी। थैंक